Students, welcome to study room. Dear students, before we start, I would suggest you to subscribe the channel so that you can get the videos easily. Dear students, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकंड चैप्टर जो कि है लॉस स्प्रिंग। हमारी फ्लेमिंगो बुक का जो क्लास 12 की बुक है उसका ये सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इट इज़ रिटन बाय अनीस चंग। डियर स्टूडेंट, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा ऑथर के बारे में। चलिए देखते हैं। अनीस जंग 1964 was born in Raulkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। अनीस जंग जो थे वो एक लेडी राइटर थी। उन्होंने वो राउरकेला में पैदा हुई और अपना चाइल्डहुड वहीं पर स्पेंड किया। साथ ही साथ जो अपना एडोलसेंस जो है नौजवानी में वो हैदराबाद में रही। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनकी एजुकेशन जो है हैदराबाद में हुई और यूएसए में भी हुई। मीन्स जो शुरुआती जो पढ़ाई होती है उसको उन्होंने हैदराबाद में किया, फिर हायर एजुकेशन के लिए वो वहाँ पर चली गई, यूएसए चली गई थी। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स। उनके जो पेरेंट्स थे यानी मम्मा पापा दोनों ही क्या थे, राइटर्स थे। अनीस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। उन्होंने इंडिया से ही अपनी राइटिंग का करियर शुरू किया था, यानी लिखने का काम यानी लेखन कला उन्होंने इंडिया से ही शुरू किया था, लेखन कार्य। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. वो किसी न्यूज़पेपर के लिए या और भी दूसरी बुक्स के लिए वो ऑथर रह चुकी, यानी कॉलमनिस्ट रह चुकी, एडिटर भी रह चुकी थी। और कहाँ, इंडिया में भी, अब्रॉड भी, मतलब बाहर भी, दूसरे कंट्रीज़ में, मतलब कई न्यूज़पेपर्स के लिए उन्होंने लिखा। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल, और कई बुक्स भी उन्होंने की। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो है चैप्टर वो उन्हीं की एक बुक में से एक्सेप्ट किया गया है, जो एक्सेप्ट है लॉस स्प्रिंग टाइटल का नाम है, उस बुक का नाम है, और स्टोरीज ऑफ स्टोरियन बुक पूरी बुक का नाम है। हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन टू द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस चैप्टर में उन्होंने, या जो ये पार्ट है इसमें उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पॉवर्टी में जीते हैं उन्हीं के बारे में बहुत ही बारीकी से उसको देखा है और लिखा है। एक एक चीज़ कैसे वो रहते हैं, कैसे उनकी लाइफ होती है, कैसे उनके रोज़मर्रा की मतलब रोज़ जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है, कैसी सोच विचार वो लोग रखते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बड़ी बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट। बच्चों, ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स लिखी हुई हैं, तैयार की हुई हैं पीपीटी में। तो चैप्टर लिखने से पढ़ने से पहले आप लोग चाहें तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग्स हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आराम से आप देख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। लेट अस गो टू द चैप्टर। Sometimes I find a rupee in the garbage। ये एक टाइटल है, जो चैप्टर शुरू हो रहा है, जो पार्ट शुरू हो रहा है उसी में क्या है, उसका एक टाइटल है, कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। चलिए देखते हैं। वाई डू यू डू दिस। जो राइटर हैं अनीस जंग, वो एक लड़का है, छोटा सा लड़का जिसका नाम साहिब है, उसका पूरा नाम साहिब आलम है, उसी से पूछती हैं कि आप ये काम क्यों करते हो। तो बताती, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। मैंने ये चीज़, राइटर कह रही है, मैंने ये चीज़ साहब से पूछी कि तुम ये काम क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो।
और साहब कौन है, उसको मैं रोज़ देख रही थी, रोज़ सुबह सुबह वो क्या करता था, स्काउंजिंग करता था। कहाँ पर, मेरे घर के पास जो गार्बेज डंप है यानी कूड़े का ढेर है वहीं पर आकर ढूंढता रहता था, हरदम तलाशता रहता था कि ये क्या नाम है, इसमें क्या क्या है। तो स्क्राउजिंग का मतलब यहाँ पे बच्चों का सर्चिंग है ना, मैंने डिटेल दे ही दी है आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या स्क्राउज कर रहा था, गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, उसमें गोल्ड ढूंढने को। यहाँ पर गोल्ड मतलब सोना तो उसमें मिलने वाला नहीं, यहाँ गोल्ड सिग्निफिकेंस है बहुत ही कीमती चीज़ पाने का। मैंने जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों, उसमें उसको भी देखते रहिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को आंसर्स लिखने में आसानी हो। मैं हिंदी में इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। इंग्लिश में तो मैंने लिखा हुआ है पूरा, इसमें दे दिया है, जो कि आपको आंसर्स देने में थोड़ा हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपको अच्छे से चैप्टर का मीनिंग आ जाए, इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन अब हिंदी में कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो प्रीशियस थिंग के लिए है, ना कि गोल्ड के लिए। ओके, आगे देखें। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, अब बता रहा है साहब ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा क्यों कर रहा है, ये मतलब ये गंदी चीज़ें गार्बेज में क्यों ढूंढता रहता है, मतलब कबाड़ बीनने का काम क्यों करता है। तो उसके पीछे यही कहानी है कि साहब ने अपना घर बहुत दिन पहले छोड़ दिया था, सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और वो घर कहाँ था, सेट एडमिस्ट का मतलब इट वॉज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। और ढाका के, जो कि हमारा बांग्लादेश में है, वहाँ की हरी हरी वादियों के बीच में उसका घर सिचुएटेड था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर बहुत पुरानी यादें नहीं हैं, उसे याद है। देर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफान आए और उसके घर को और उसके खेतों को स्वीप अवे कर ले गए, मतलब बहा डाला, पूरा नष्ट कर दिया है। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ऐसा बताती है, मतलब उसको तो याद नहीं होगा, छोटा बच्चा रहा था उस समय, तो उसकी माँ उसे बताती कि ऐसा ही हुआ था, पूरा खेत और घर पूरा क्या बह गया था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए वो लोग वहाँ छोड़ दिए वहाँ रहना। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और यही वो कीमती चीज़ ढूंढने के लिए, यानी वो गार्बेज में हरदम कीमती कीमती चीज़ें ढूंढते रहते हैं। कहाँ, ये शहर में आकर, बड़े शहर में आकर रहने लगे, जहाँ की वो अब इस समय रह रहा है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब जो उसने क्वेश्चन किया था राइटर ने कि वाई डू यू डू दिस, कि तुम ये क्यों करते हो, उसका जवाब साहब दे रहा है। कैसे दे रहा है, मर्डर करते हुए, मतलब थोड़ा बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए, कॉन्फिडेंट नहीं होता है वो, और दूर नज़र अपनी रखते हुए बोलता है, मतलब उससे नज़र से नज़र मिला के नहीं बात कर पा रहा है। देखिए राइटर लोग जो होते हैं वो यही सब बारीक चीज़ें लिखते हैं जिससे रियलिटी आती है किसी चीज़ में। तो लुकिंग अवे, दूर देखते, मतलब नज़र नहीं मिला पा रहा, बिना नज़र मिलाए उससे बोलता क्या है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं, मैं और कोई काम कर नहीं सकता। तो फिर वो आगे बोलते हैं गो टू स्कूल, राइटर बोलती हैं कि स्कूल जाओ। ऐसे ग्लिबली, मैंने ऐसे ही कह दिया जल्दी से, और इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, बस ऐसे ही जल्दी से कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मा साउंड, और जल्दी से मुझे एहसास भी हुआ कि मेरी ये एडवाइस कितनी खोखली है, मतलब रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है मेरी इस एडवाइस का, लेकिन मैंने एडवाइस दे डाली उसको। आगे क्या होता है, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई गो। तो साहब रिप्लाई करता है इनको, बोलता है कि मेरे आसपास पड़ोस में कोई घर, कोई स्कूल है नहीं, जब बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, तो राइटर उसको जवाब देती हैं, कहती हैं कि इफ़ आई, पूछती हैं इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग,
मैंने आधा जोकिंग करते हुए, मतलब मजाक, आधा मजाक है। देखिए राइटर सीरियस भी है इस बच्चे को देखकर, और ये बात जो वो कह रही है वो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में कह रही है। वो चाहती भी है कि ये पढ़े, ये सीरियसनेस है मन में। साथ ही साथ इस बात को जो मारते हुए वो बोलती है कि क्या तुम, अगर मैं अपना स्कूल खोलूं तो उसमें आओगे पढ़ने के लिए? तो उसने बोला यस। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत अच्छे से, बहुत ब्रॉडली मुस्कुरा के बोलता है, मतलब उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी सी होती है। भारी मुस्कुराहट के साथ बोलता है यस, हाँ आऊँगा। A few days later, कुछ दिनों के बाद हुआ क्या, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और क्या बोला, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? अब देखिए आगे क्या होता है। वो जवाब देती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट, मैं थोड़ा सा इस एम्बैरस हो गई इस बात को कहे हुए, जो मैंने उससे कहा था। थोड़ा सा इससे एम्बैरस हुई, लज्जित हुई, क्योंकि मैंने उससे ऐसा प्रॉमिस कर लिया था जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं स्कूल थोड़े खोलने वाली है। आगे देखिए, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन जो प्रॉमिस मैंने किया था, इस तरह के प्रॉमिस जो हैं वो बहुत सारे होते रहते हैं उनके साथ। ऐसे ही बहुत प्रॉमिस एग्जिस्ट करते हैं, बहुत मतलब एग्जिस्ट करना। तो इस तरह से उनके कोने कोने में इसी तरह से नेता लोग और भी कुछ बड़े लोग आके प्रॉमिस करके फिर चले जाते हैं। तो उसकी इस खाली दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉमिस होते रहते हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया साहिब आलम। ही अनाउंसेस, उसने ज़ोर से अपना नाम बताया। क्या बताया? साहिब आलम। आई ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, मतलब इस नाम का मतलब क्या है वो नहीं जानता। इफ़ ही न्यू, अगर वो जानता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब, अगर इसका मतलब वो जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, क्या इसका मतलब है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स का मालिक, ये उसके नाम का मतलब है साहिब आलम। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद बहुत मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाता कि, अब ऐसा देखिए राइटर क्यों कह रहा है, ये वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो तो इतना गरीब, इतना पुअर है कि गार्बेज में से कुछ ज़रूरी चीज़ें बेच के फिर उसी से अपना पेट पालता है। और वही नाम साहिब आलम, जिसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो इसीलिए राइटर कह रही हैं कि अगर वो जान जाता कि मेरे नाम का मतलब ये है तो उसको विश्वास ही ना होता, बहुत देर तक, बहुत मुश्किल से विश्वास करता। चलिए आगे देखते हैं। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. वो अपने नाम का मतलब जाने बिना ही वो क्या करता है? अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, एक बहुत बड़ी सी आर्मी है लड़कों की, जो कि नंगे पैर चलते रहते हैं, और ये सुबह में जैसे बर्ड्स निकलती हैं वैसे ये भी चर्पिंग करते हुए निकलते हैं, बड़बड़ाते हुए, बातें करते हुए। फिर उसके बाद दोपहर आते आते ये क्या होता है? डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कुछ महीनों तक क्या हुआ, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीनों के बाद मैं उन सभी लोगों को पहचान, जितने भी वो लड़के आते थे रैग पिकर्स, उनको, उनमें से मैं सबको पहचानने लगी, एक एक करके सबको पहचानने लगी। फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक से पूछा चप्पल क्यों नहीं पहनते हो तुम लोग? तो वो बोला कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, बहुत सिंपली उसने जवाब दिया कि मेरी माँ शेल्फ पर से उतार कर देती है, नहीं तो कैसे पहनूं? उनमें से एक बोलता है, इवन इफ शी डिड,
he would he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. उनमें से एक लड़के ने जवाब दिया, तीसरे लड़के ने जवाब दिया जो कि खुद जूते पहने हुए था, लेकिन हाँ वो जूते क्या थे, मैच नहीं कर रहे थे, मतलब अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर, यानी डिफरेंट शूज़ पहने थे। एक पैर में कोई जूता था, दूसरे पैर में कोई भी जूता था, मतलब सेम टाइप, सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम कंपनी का नहीं था, वो अलग अलग था। जैसे कि आपने शायद कभी देखा हो किसी गरीब बच्चे के पैर में, उसने पैसा पहना हुआ था, उसने बोला कि इसकी माँ अगर देती भी है तो ये सब उठा के फेंक देगा, पहनता नहीं है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसका थोड़ा सा कमेंट किया इस पर, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने पैरों को सिर्फ शफल कर लेता है, कुछ बोलता नहीं। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उनमें से तीसरे ने बोला जो कि कभी शायद अपनी लाइफ में उसने अपना खुद का जूता ना लिया हो, यानी उसके पास कभी उसका अपना जूता ना रहा हो। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने ऐसे बेयरफुट चलने वाले बहुत सारे बच्चों को देखा है। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, ऐसे ही शहरों में और गांव के रोड्स पर भी ऐसे ही देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये लैक ऑफ मनी नहीं है, यानी पैसे की कमी की वजह से ऐसा नहीं है, कहीं कहीं क्या है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहना। कहीं कहीं देहातों में तो देखा होगा आपने, महिलाएं ज़्यादातर ख़ास तौर से बेयरफुट ही चलती हैं, और बच्चे भी आप देखोगे चप्पल पहन के ना ऐसे नंगे पैरी घूमा करते हैं। इस वन एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि हाँ शहरों और गांव में कहीं कहीं ट्रेडिशन है कि बेयरफुट ही चलते हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे इस बात का आशंका है कि ये एक तरह का सिर्फ एक्सक्यूज़ है इस बात को एक्सप्लेन करने का, जो कि क्या है, परपेचुअल स्टेट ऑफ, जो उनकी लगातार चलने वाली पावर्टी है, गरीबी है, उसको सिर्फ उसका ये एक्सक्यूज़ है एक तरह से, मतलब उसको अलग तरह से कहने का एक तरीका हो सकता है। ये उस ट्रेडिशन की वजह से नहीं नंगे पैर चल रहे हैं, बल्कि वजह कुछ और है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं बच्चों। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है एक आदमी की, जो कहाँ का था, उडुपी के था, उसने मुझे बताया था स्टोरी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, पहले वो एक मंदिर में जाया करता था, जो कि एक पुराने मंदिर के पास था एक स्कूल, वहाँ जाया करता। एज यंग बॉय, जब वो छोटा सा ही वुड गो टू स्कूल, तो स्कूल जाता था पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो एक ओल्ड टेम्पल के पास था, यानी वहीं से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रियस्ट, जहाँ पर उसके फादर, उसके खुद के फादर क्या थे, पुजारी थे, प्रियस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ टेम्पल पर रुकता था, स्टॉप करता था, एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज़, और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे भी एक शूज़ मिल जाए, एक पेयर शूज़ मिल जाए। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैंने उसके टेम्पल में जाके विजिट किया, और वहाँ पर उसके गांव में जाके विजिट किया, उसके टाउन में, और टेम्पल पे भी जाकर विजिट किया। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेस्टिलेशन, और हुआ क्या था, जो टेम्पल था वो अब नष्ट हो गया था, बह गया था हवा में, डेस्टिलेशन आ गया था, वहाँ पर तबाही आ गई थी, उसमें बह गया था। इन द बैकयार्ड, जो पीछे का बैकयार्ड था, यार्ड था छोटा सा, वेयर लिव्ड द न्यू प्रियस्ट, जहाँ अब एक नया प्रियस्ट रहता था। देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर कुछ लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का था जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में
था उस समय। क्या हुआ, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि सॉक्स भी पहने हुआ था और शूज भी पहने था। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड था जो चारपाई जैसा, उसी पर उसने क्या किया, अपने बैग को फेंक दिया और दौड़ता हुआ आया था, हाँफते हुए, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए आया था। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखकर, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. मुझे उस बच्चे की प्रार्थना याद आ गई जो भगवान के सामने खड़े होकर प्रेयर करता था एक जोड़ी जूते के लिए। और हुआ क्या, जब भगवान ने, जब गॉडेस ने उसकी विश को, उसकी विल को जब सुन लिया तो हुआ क्या था, लेट मी नेवर लूज देम, ये शूज़ मेरे कभी मुझसे जुदा ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रेयर को वो क्या किया था, सुन लिया था। young boys like the son of the priest now wore shoes, जो आज के पुजारी हैं उनके बच्चे, उनके लड़के क्या करते हैं, उनको पहनने को मिलते हैं शूज़, यानी शूज़ वो पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत से अभी भी हैं जो मेरे नेबरहुड में जो आते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं जो अभी भी पहनने को नहीं पाते हैं। वो अभी भी शूलेस ही हैं, मतलब उन्हें पहनने को नहीं मिलता है शूज़। आगे देखते हैं बच्चों। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी, ये जो मेरी जान पहचान हो गई थी इन रैग पिकर्स से, इसकी वजह से ही मुझे सीमापुरी जाना पड़ा, मतलब और मुझे क्यूरियोसिटी हुई जाने के लिए और देखने के लिए कि ये लोग कैसी लाइफ जीते हैं। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली ये भी देख लेते हैं। तो ये वहाँ तक मैं पहुँच गई, राइटर कह रही हैं कि इनसे जान पहचान हो गई थी हल्की फुल्की, तो इसी वजह से मैं सीमापुरी पहुँच गई, जो कि क्या है, ये दिल्ली के पेरीफेरी में है, यानी दिल्ली के जो एकदम किनारे का इलाका है, बिल्कुल लास्ट में एंड पर वहाँ पर है, लेकिन हाँ बहुत दूर है। आप ऐसा कह सकते हैं दिल्ली से सटा तो है लेकिन माइल्स अवे, बहुत दूर है। अगर मेटाफिकली देखा जाए इसको, यानी कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये काफ़ी दूर भी है, माइल्स अवे। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग हैं कौन, वो लोग बांग्लादेश से आए हुए स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स मीनिंग मैंने लिख दी है बच्चों, उसमें देख लीजिएगा। स्क्वाटर क्या होता है, ऐसे लोग जो बिना लीगल पेपर्स के कहीं पर आकर सेटल हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्क्वाटर। तो 1971 में ये लोग बांग्लादेश से आए थे। साहब फैमिली इज़ एमंग देम, साहब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और जो सीमापुरी है वो है क्या, ये वेस्टलैंड भी था उस समय, यानी फालतू में पड़ा हुआ था। अब तो काफ़ी हो गया है, मतलब बहुत ही भरा इलाका पूरा शहर में अटैच हो गया है, लेकिन पहले ये क्या हुआ था, वाइल्डरनेस था, यानी वेस्ट लैंड माना जाता था। इट स्टिल इज़, ये अभी भी वेस्टलैंड ही रहे, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं, पूरी तरह से भर गया। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ मिट्टी से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, यानी घर हैं छोटे छोटे, विथ रूफ्स ऑफ टिन, जो जिन पे टिन के रूफ्स हैं, एंड टार्पलिन, और टार्पलिन एक तरह का मोटा कपड़ा होता है, उसी से उन्होंने अपना छत बना लिया हुआ है, और टीन से भी उन्होंने छत बना लिया, ऐसे टेंट जैसा समथिंग। और है क्या, डिवॉल्ड ऑफ सीवेज, जिसमें
सीवेज नहीं है, सीवेज की कमी है, सीवेज से वंचित है, यानी नाला, कोई नाली नाला है नहीं, उसी में सब रहता है। ड्रेनेज भी नहीं है और रनिंग वाटर या बहता हुआ पानी भी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, इसी में 10,000 के करीब रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, ये लोग लगभग 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी बिना आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बिना परमिट के भी रह रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई परमिट नहीं है, बट विथ राशन कार्ड्स that get their names on voters lists and enable them to buy grain. लेकिन ये इनके पास राशन कार्ड्स हैं और इन्हीं राशन कार्ड्स की वजह से इनका वोटर लिस्ट में नाम भी है, और इसी से ये लोग साथ ही साथ अपना अनाज भी खरीद लेते हैं, राशन कार्ड है तो ख़रीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल देन एन आइडेंटिटी, बहुत से लोगों के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा, पहचान से ज़्यादा खाना प्यारा होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. वो कहती हैं कि जब मैंने कुछ महिलाओं से पूछा जो कि फटी हुई साड़ियों में थी, कि आप लोगों ने अपने सुंदर जगह को, अपने फील्ड को, अपने खेतों को छोड़, जो नदियाँ थी वो इलाके को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए, तो उन्होंने जवाब दिया, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़ एंड गो टू बेड विदाउट एन अगेन, अगर दिन के लास्ट में हम लोग अपनी फैमिली को सुला लेते हैं, किससे, खाना खिलाने के बाद, मतलब पेट भर खाने को मिल जाता है और खाकर सो जाते हैं, तो होगा क्या, तो क्या होगा, और हमारे पेटों में दर्द भी ना रहे, मतलब भूखे ना सोएं। वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड दैट गेव अस नो, तो हम ज़्यादा बेहतर ये समझें कि हम इसी फील्ड में आकर, ऐसी यहीं पर आकर रहें, उस जगह पर रहने के बजाय जिसकी वजह, जहाँ पर हमें कोई भी ग्रेन नहीं मिला, मीन्स जो हमने अपने फील्ड, अपने खेतों को छोड़कर हम लोग आए हैं, वहाँ पर रहने से अच्छा हम यहाँ रहना प्रीफर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी सेकंड पार्ट में हम लोग आगे का देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।